एक ऐसा लड़का जो चित्रकारी का शौक रखता है। आप कोई भी सामने चीज़ रख देंगे, उसका चित्र हूबहू उकेर देगा। लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता था कि वो चित्रकूट का एक खाटी पत्रकार बनेगा। ग्राउंड जीरो पर आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे लड़के की जो चित्रकूट का कह सकते हैं कि एक ऐसा पत्रकार है जो सच लिखने से गुरेज नहीं करता और सिद्धांतों से समझौता नहीं करता और पत्रकारिता के जो इथिक्स हैं उसे कभी भूलता नहीं। इस पत्रकार से बात करते हुए हम कुछ जो अनसुलझे पहलू है उनको भी टटोलने का प्रयास करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि मौजूदा जो पत्रकारिता है वो किस ओर जा रही है। स्वागत है, हमारे साथ हैं विकास श्रीवास्तव जी, जो इस समय अमृत विचार अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। अमर उजाला में बड़ा लंबा दौर रहा, 17 साल आप अमर उजाला में रहे, 4 बार ब्यूरो चीफ रहे। कैसे दौर शुरू हुआ, पत्रकारिता कैसे पसंद आ गई एक ऐसे लड़के को जो चित्रकारी का शौक़ रखता है, आर्ट्स बड़ी अच्छी बना लेता है? सबसे पहले तो अनुज, ग्राउंड जीरो के मेरे साथियों को, दर्शकों को और तुमको खासकर बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो मैं बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ और लोगों से अपनी बातें साझा नहीं करता, लेकिन आज तुमने मुझे इंसिस्ट किया, बहुत ज़्यादा जोर दिया, तो मैं आज तुमको इस बात का वादा करता हूँ कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा। एकदम आप तो कोर्ट में जैसे गवाही दी जाती है आप वैसे एकदम बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत हम उसी दौर से कर देते हैं जिस दौर में गड्डियाँ फेंकी जाती थी कि चलिए ब्यूरो चीफ को खरीद लेंगे तो खबरें भी बिक जाएंगी। उस दौर में विकास श्रीवास्तव कैसे सच लिखते थे? मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए अपने गुरु श्री रामचंद्र दीक्षित जी को इसका पूरा श्रेय दूंगा। रामचंद्र दीक्षित जी वो पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता में मुझे वो चीज़ें सिखाई कि वो आज मेरे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा एक ग्रंथ है। अगर मैं लिखना चाहूँ उनके बारे में, अपने बारे में, तो मैं कई किताबें लिख सकता हूँ। अनुज, मैं तुमको बताऊँ, ये वो दौर था जब पत्रकारिता में मूल्य मतलब रखते थे, मूल्यों की कीमत होती थी। और उस ज़माने में दीक्षित जी विक्की बाबू के यहाँ एक कमरे में रहते थे। मैं उनके कमरे में जब जाता था तो एक पसीने की महक जैसी आती थी। मतलब वो कमरा, उस छोटे से कमरे में दीक्षित जी कैसे रहते थे, और दीक्षित जी उस समय चाहते तो दीक्षित जी होते, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। और मुझे लगता है कि वही जो एक गुणसूत्र माँ बाप देते हैं, एक गुणसूत्र गुरु देता है। तो गुरु का गुणसूत्र मेरे अंदर घुसता चला गया और उसने जो है इतनी ज़्यादा अंदर मुझे जकड़ लिया कि मैं उससे कभी निकल नहीं पाया। मुझे लगता है कि मेरी घर में भी कई बार तुम्हारी भाभी से लड़ाई हो जाती है। वो कहती है कि तुमने किया क्या है ज़िंदगी में, और कभी कभी मुझे भी लगता है कि मैंने किया क्या है, लेकिन जब अगले ही पल मैं देखता हूँ और लोगों को और लोगों के सम्मान को और बाहर जाकर अपनी देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है। एक दिन मैंने चूँकि कहा है कि जो भी कहूँगा सच कहूँगा। मेरी वाइफ से, मतलब तुम्हारी भाभी से मेरी बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कल के दिन तुम सबसे दुश्मनी लेते हो, तुमको कुछ हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? तो मैंने कहा उस दिन अगर आएगा तो तुम्हारे दोनों बच्चों के लिए 10 लोग खड़े हो जाएंगे कि भाभी मैं हूँ आपके साथ, चिंता न करिएगा। ये होती है मूल्यों की आंतरिक लड़ाई है। ये आंतरिक लड़ाई है और इस लड़ाई से मैं हमेशा लड़ता रहता हूँ। मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरे साथ मेरे विचार, मेरी अंदर की जिज्ञासा मेरा पीछा करती रहती है। मुझे इतना अंदर से झकझोरती रहती है कि मैं हमेशा उससे पीड़ित रहता हूँ। और तुम जो कह रहे थे कि उस दौर में, हाँ, उस दौर में पैसा बहुत था और लड़ाई भी बहुत थी, मूल्य भी बहुत थे, मूल्यों की कीमत थी। आज तो कोई एक समाचार छप जाता है तो अधिकारी ध्यान नहीं देते, और हम लोग एक लाइन छाप देते थे तो फ़ोन आने लगते थे कि भाई साहब क्या गलती हुई। उस दौर में मुझे याद है कि मैं जब यहाँ पर पहली बार ब्यूरो चीफ बनकर आया तो मैं बाहर खड़ा था, तो किसी विभाग का एक अधिकारी मेरे पास आया, तो मेरे उससे चपरासी से पूछता है कि विकास जी कौन है, जो नए ब्यूरो चीफ बनकर आए हैं। तो मैंने कहा कि मैं हूँ, बताइए। तो उनका ये कहना था कि विकास जी वैसे ही चलता रहेगा या आप कुछ। मैं कुछ देर के लिए समझ नहीं पाया, लेकिन उसने जब हाथ से कुछ इशारा किया तो मैंने कहा कि भाई साहब आप यहाँ से निकल लीजिए, किस डिपार्टमेंट के हैं बताइए आप। और उस डिपार्टमेंट के बाद में मैंने काफ़ी खबरें लिखी थी और चर्चा में। तो मूल्यों की बात होती है अनुज,
और मूल्यों से समझौता बड़ा कठिन होता है। अच्छा, जब आप एक ऐसे अखबार में काम करते हैं जहाँ पे लिखी एक लाइन वहाँ तो रखती है, तो पहले दिमाग में क्या आता है किसी स्टोरी को लेकर के? अगर ग्राउंड से कोई खबर आ रही है, अपने इन्फॉर्मर से या अपने रिपोर्टर से, पहले दिमाग में क्या रहता है कि उस खबर को खबर की तरह देखें या कोशिश करें कि खबर से कुछ लाभ मिल जाए? ऐसा आता है कि बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता आज की है उसमें इन सवालों का कीमत होती है। आज मुझे उस समय ये लगता था कि बस मैं अगले दिन मेरा अखबार लोग ढूंढें, और अखबार मेरा ढूंढें और ये कहें कि क्या कहाँ है वो अखबार। अब ये दिमाग में मुझे कभी नहीं आया कि जो लोग कहें कि जो है और चीज़ें सोचा ही नहीं। शायद इसीलिए लड़ रहे हैं। बस यही मुझे लगता है। और उस समय मैंने ये देखा कि मुझे बस ये लगता था कि लोग अगले दिन देखें कि अमर उजाला है कहाँ, और अमर उजाला, और मुझे इस बात की खुशी है कि और दूसरे अखबार वाले भी जो ब्यूरो चीफ थे वो पहले अमर उजाला ढूंढते थे और चिटूट का पन्ना देखते थे कि क्या छपा है। अच्छा, फिर विकास श्रीवास्तव कहाँ चले गए? मतलब एक मौन धारण कर लिया, लिखने लग गए सोशल मीडिया में कि मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं है किसी को अगर हम दें। मैंने तो कुछ दौर कहाँ मैंने कुछ अपनी कविताओं में इस बात का जिक्र भी किया है, और मैं इस बात को मानता हूँ कि धीरे धीरे समय बदलता चल गया और हम अनुज अपने को उसमें ढाल नहीं पाए, अपडेट नहीं कर पाए। एक ज़माना था। मैं तुमसे एक वाक़ये की वो करता हूँ। राम दर्शन में मेरे एनी साहब आए थे, और मेरा पहाड़ी का रिपोर्टर था, और वहाँ उससे थोड़ी सी कुछ झड़प हो गई थी, बहुत ज़्यादा, और ये चर्चा में तुमने सुना भी होगा। तो उसमें ये हो गया था कि उसने मेरे रिपोर्टर को धक्का मार दिया था, अखिलेश दीक्षित को। मेरे एनी साहब खड़े थे, मुझे इतना गुस्सा लगा, मुझे गुस्सा बहुत आता है, शायद मेरे शरीर दुबले पतले का यही कारण भी है कि मुझे जलाता रहता है वो। सिस्टम से भी गुस्सा है, अपने से भी गुस्सा है, अपने काम से भी गुस्सा है, तो वो मुझे हर समय जलाता रहता है, तो मैं पनप नहीं पाया। अलग धारा चल रही है, मैं पनप नहीं पाया। तो मुझे गुस्सा लगा, तो मैंने एनी साहब से कहा कि सर ऐसा है कि मैं तो चुप रहने वाला नहीं। तो कहने लगे ठीक है विकास, बहुत शांत नेचर के थे। मैंने कहा ठीक है विकास, चलो हटो। अनुज शर्मा नाम था उनका। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है सर, मैं तो लड़ाई लड़ूंगा, भाई मेरे रिपोर्टर की गलती नहीं है। तो मैं और मेरे एक कानपुर से अधिकारी के सामने अगर कोई इस तरह की अभद्रता करता है तो वो चाहे जितना बड़ा संस्थान हो, और DRI नाम है उसका, और उस समय भरत पाठक जी थे, नंदिता पाठक थी। तो मैंने कहा कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा। तो कहने लगे कि मैं जानता हूँ विकास तुम्हारा नेचर बहुत ख़राब है, तो रुक जाओ। उस समय हरीश जी थे, हरीश चंद्र जी संपादक। उन्होंने अनुज जी ने कानपुर फ़ोन लगाया, कहते हैं कि सर वो विकास अड़ गए हैं बात में, और क्या है देखिए वो। तो संपादक ने कहा बात कराओ। मैंने बात की, मैंने कहा सर ये तो अच्छी बात है नहीं, मेरे सामने मेरे रिपोर्टर को इस तरह कर दिया, वो मेरा एनी खड़ा है सामने। कह लगे चाहते क्या? मैंने कहा सर मैं इनकी असलियत उजागर कर दूंगा और मैं इनसे माफ़ी मंगवा लूँगा। संपादक जी ने कहा तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें मालूम है क्या बोल रहे हो? उस दौर में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते थे। तो मैंने कहा कि मैं सर मुझे मालूम है बोल क्या रहा हूँ, इतना तो मुझे भी समझ में आता है, मेरी शादी हो चुकी है, बच्चों का बाप हूँ, गृहस्थी वाला हूँ, मुझे मालूम है कि मैं लड़का नहीं रहूँ। तो उन्होंने कहा कि चाहते क्या हो? मैंने कहा मैं बस इनकी असलियत बताऊंगा और गलत नहीं लिखूंगा सर, और मैं इनको एहसास करा दूंगा कि इन्होंने गलत किया है। अनुज ये समझो, संपादक जी ने कहा कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, हफ्ते भर का टाइम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा कैरियर चौपट हो जाएगा, ये समझ लेना। मैंने कहा सर लेकिन एक चीज़ मेरी भी शर्त है कि जो मैं भेजूंगा अक्षरशः छपेगा, उसमें आप इफ बट नहीं करेंगे, कहीं डन। उस समय के संपादक हुआ करते थे, आजकल के मैनेजर, मैं उनकी भी चर्चा आगे करूंगा। और मुझे लगता है कि बातचीत लंबी खिंचेगी तो हो सकता है 2 पार्ट में तुम कर लेना। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं अगर हफ्ते भर में तुमने इनका कुछ नहीं किया और अखबार की छीछा लेकर हुई, अमर उजाला बड़ा ब्रांड है, तो फिर ये समझ लेना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इन जिनसे तुम्हें लड़ाई लड़ना है उनकी पहुँच मुझे मालूम, और उस समय बहुत ज़्यादा ठीक ठाक इनकी, अब तो थोड़ा वो है। मैंने कहा ठीक है सर। और अनुज मैंने ईश्वर की दया है कि मैंने 3 स्टोरी लिखी थी लगातार, और चौथे दिन नंदिता पाठक जी ने मुझे बुला लिया था, और पत्रकारों के सामने उन्होंने DRI के पूरे कितने कर्मचारी हैं उनकी तरफ से माफ़ी मांग ली। अब उसको माफ़ी कह लो या अब स्पष्टीकरण कह लो या कुछ भी कह लो,
क्योंकि मुझे याद है कि उसके बाद DRI में पत्रकारों को ऐसे कभी फिर बुलाया नहीं गया। उन्होंने बाकायदा बुलाया एक हॉल में, और नंदिता जी ने बाकायदा मुझको एड्रेस करते हुए लगातार मेरी ओर देखते हुए बाकायदा वो फेस किया, बताया कि मेरे यहाँ कितने कर्मचारी हैं, कितनी GPF कटता है, कितना पैसा आता है, कैसे पूरा आता है। जिस चीज़ों को मैंने समाचारों में उठाया था उसका उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। और उसके बाद भरत पाठक ने मेरे पास आकर मेरे कंधे में हाथ रखा जब हुआ, नाश्ता वास्ता हुआ, और उनके लिए विकास जी ध्यान रखा करिए। तो ये पत्रकारिता थी। लेकिन उस समय क्या था? उस समय था मेरे ऊपर सबसे बड़ी चीज़ संपादक जी का हाथ, सपोर्ट था। आज संपादक नहीं है, आज मैनेजर बैठे हैं। मैं खुल के कहता हूँ, और मैं इस बात के लिए अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ कि अमर उजाला छोड़ने के बाद मुझे अमृत विचार मिला, और यहाँ मुझे संपादक जी का पूरा सपोर्ट है। कम समय में आपने फिर से वो हल्ला मचा दिया है। भाई मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अमृत विचार आज जिस पोजीशन में। अच्छा, बड़े बड़े अखबारों में खबरें दब कैसे जाती हैं? आपने तो काम किया है। हाँ। जैसे चित्रकूट जनपद है, आकांक्षी जिला है, कैसे खबरें दम तोड़ती हैं? कैसे अपना हक भूल जाते हैं बड़े अखबार? कुछ प्रतिबद्धताएं मुझे लगता है कि जो विज्ञापन के प्रति हैं, जो एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि चाहे जितना बड़ा अखबार हो, आर्थिक रूप से अगर टूट जाता है तो फिर उसको संभालना मुश्किल है। और आर्थिक पहलू खबरों को दबाने में बहुत ज़्यादा भूमिका अदा करते हैं। काफ़ी बड़ी भूमिका है। और मैं इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि आज भी जितने बड़े अखबार हैं उनमें खबरें दम तोड़ती हैं। मैं इस बात की खुशी है, और तुम मानोगे भी कि अमृत विचार में मैं जो खबरें छाप रहा हूँ, मुझे लगता है मैं बड़े अखबारों में छाप नहीं पाता। ये खुशी है। अच्छा, नए दौर को कैसे देखते हैं विकास जी आप? क्योंकि सोशल मीडिया है, न्यू मीडिया है, यूट्यूब है, यूट्यूबर्स हैं, इंस्टाग्राम में लोग स्टोरी कर रहे हैं, ये कैसी मीडिया है? इसके बारे में मैं बहुत अच्छा तुम्हारा सवाल है, और मैं इसको इस ढंग से देखता हूँ कि मैं ये माना करता हूँ कि पत्रकार, हर व्यक्ति के अंदर पत्रकार होता है। हर व्यक्ति के अंदर पत्रकार होता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ लिखने की, कुछ अपने विचारों को व्यक्त करने की जिजीविसा होती है, इच्छा होती है। उस पहलू से अगर ये देखोगे तो ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन उसके दूसरा पहलू अगर देखोगे तो सिक्के के दूसरा पहलू ये है कि इसमें से बहुत सी चीज़ें ब्लैकमेलिंग की ओर चली गई हैं। इन द सेंस कि जिन लोगों को मैं मतलब इंट्रो का मतलब नहीं मालूम होगा कि खबर का इंट्रो क्या होता है, वो भी WNH क्या है वो जो पत्रकारिता की मूल सिद्धांत हैं, जो वहाँ थोड़ा क्रेडिबिलिटी का इशू आता है। वो चीज़ें उन्होंने माइक पकड़ लिया और पहुँच गए। आपको कहीं भी कोई भी निर्माण होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि निर्माण में पैसा लिया ही गया होगा। सही है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे पुल है मान लीजिए, अभी पुल धंसा, बड़ा मैंने छापा भी, लेकिन उसमें उन ठेकेदारों की और अधिकारियों की बात भी मुझको समझ में आई कि उन्होंने कहा कि देखिए सर, ऐसा होता है कि जब हम लोग पुल बनाते हैं तो हम लोग दबाव मिट्टी का डालते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग समझ नहीं पाते और धंस जाता है। तो एक बरसात के बाद हम लोग उसको समझते हैं कि ये जो है अगली बार कैसा होगा। ये तो उनका ये कहना था कि हम लोगों का जो मतलब एक तरह से मापदंड होना चाहिए, या हम लोग के काम की जो परख होनी चाहिए, वो एक बरसात के बाद होनी चाहिए। मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति गलत नहीं होता। अगर आप हर व्यक्ति को गलत मान के चलेंगे तो इसका मतलब आप गलत हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हर व्यक्ति आपको गलत लगता है तो आप गलत हैं। ये सीधा सा सिद्धांत है। अच्छा, एक कल्चर और चित्रकूट में है जिसे लेकर वो बड़ा बातचीत करना चाहते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है पत्रकारिता की, जो युवा पीढ़ी है, उसके बीच जो सामंजस्य है वो कैसे बन पाएगा? वो एक रिक्त स्थान नज़र आता है। वो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? उसका कारण ये है कि मुझे याद है कि जब हम आज से 5-10 साल पहले किसी प्रेस वार्ता में जाते थे तो लोग देखते थे तो खड़े हो जाते थे, स्थान देते थे। अरे विकास जी आइए। आज विकास जी चाहे चले जाए तो विकास जी कोई तोप तो नहीं है, मैं अपने को तोप मानता नहीं, ठीक है, सम्मान बड़े का होना चाहिए। एक हर प्रोफेशन में एक सम्मान, एक कर्सी होती है, वो चीज़ नदारद है, और उस चीज़ की वजह से पूरा सब कुछ गड्ढमड हो गया। अच्छा, एक फैक्ट और आता है कि ये बोल दिया जाए कि हम हैं पत्रकारों के ठेकेदार, कोई भी हो सकता है, ये सही है? या हम हैं पत्रकार
और हम ही हैं पत्रकार, बाकी जो है वो हमारे साथी पत्रकार हैं। तो ये मेरा ये मानना है, बहुत ही ज़्यादा तुमने अच्छा सवाल किया है ये, और ये सवाल जो है व्यवहारिक भी है। मेरा ये मानना है कि जब कोई नेता अपने नेता के बचाने के लिए खड़ा होता है, जब कोई अधिकारी अपने कुलीग को बचाने के लिए खड़ा होता है, अपने कर्मचारी को बचाने के लिए खड़ा होता है, तो पत्रकार को भी गलत सही को छोड़कर ये उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हम अपनी लड़ाई अपने संगठन के स्तर पर अपने उस पर लड़ लेंगे। मुझे याद है वो एक पत्रकार थे और इस समय वो दिवंगत हैं, त्रिपाठी जी क्या नाम था वो, उनका एक घरेलू मसला था और उस समय उसका मामला ये था कि कहीं ना कहीं मुझे लगता था वो गलत है, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसके साथ खड़ा हुआ था और मेरे जाने की वजह से बहुत से लोग और आ गए थे, और मैंने उस समय के कोतवाल से ये कहा था और एसडीएम भी बैठे थे। मैंने कहा देखिए भाई सब कुछ भी हो, लेकिन अगर फलाना जेल जाएगा तो उसके पहले विकास श्रीवास्तव जेल जाएगा। मेरा ये मानना है कि अगर अनुज गलत करते हैं तो अनुज को डांटने का हक मेरा है। सही है। उस हक को मुझसे कोई छीनेगा नहीं और किसी की हिम्मत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ सही है, अपना परिवार है, मेरा परिवार है वो। मैं गलत क्या ये नहीं होना चाहिए कि फिर मेरे पास आता है बैठता कि नहीं कौन बैठता। किसके साथ बैठता है क्या होता है, और यही कारण है कि मैं धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया, अपने घर में सीमित कर लिया अपने को, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। अच्छा, एक अंतिम क्वेश्चन है जो कि बड़ा व्यवहारिक होगा आपके लिए। आपने भी पत्रकारिता की पढ़ाई की, पत्रकारिता के जो इथिक्स हैं उसे आप बेहतर जानते हैं। नए लड़के जो आ रहे हैं पत्रकारिता में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? माइक पकड़ लेना, चमक धमक के आगोश में आ जाना, एक आईडी लटका लेना, क्या ये पत्रकारिता है, या पहले समझना पड़ेगा हमें अपने अधिकार को, अपने उस हथियार को जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं? क्या है क्या? मुझे लगता है कि बड़ा, मैं इस प्रश्न में हमेशा भावुक हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि पत्रकारिता और पत्रकार, एक पत्रकार ही ऐसा मतलब बदनसीब धंधा है, पेशा है, कि जिसने दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ा, लेकिन आज तक अपने लिए एक पेंशन तक नहीं कर पाया। सरकार से आप दूसरों की लड़ाई लड़े और उनके अधिकारों को दिलाया, लेकिन आपके हिस्से क्या आया? आपकी जेब तो फटी है, खाली नहीं है, फटी है आपकी जेब। आप बताइए कि मैं पत्रकार हूँ या मेरे जैसे जितने पत्रकार हैं, वो 60 साल या 58 साल होने के बाद वो दुकान खोल के बैठते हैं। आपने किया क्या है? आपने इतने संगठन हैं, किसी ने इस बात पर सोचा कि आज शिक्षा मित्र जिनके साथ 11 महीने की होती है, जितने भी जो संविदा कर्मी हैं, उनकी नौकरी फिक्स है, आपके पास क्या है? और आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते आप हैं। अपने नहीं, हम चौथा स्तंभ कह के एक तरह से मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगते हैं। लेकिन आप बताइए आपके हिस्से क्या होता है? आपको भी अपने बच्चे को पालना है। सही है। आपके खाते में क्या है? आप गाँव वालों, मैं अपने रिपोर्टर से कह देता हूँ कि वहाँ पर घटना हुई है, तुमको जाना है, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उससे कह दूँ कि 100 रुपये ले लेना, मैं पेट्रोल भरवा लेना, मैं दे दूँगा, या मुझसे वो पूछता नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसको भी मालूम है कि सर के पास नहीं है और उसको मालूम है कि संस्थान देगा। आप बताइए, ग्रामीण पत्रकारों को आज तक किसने क्या दिया है? आंचलिक पत्रकारों की तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या, कितनी बड़ी समस्या? मुझे लग रहा है कि आंचलिक पत्रकार अगर रोक दे खबरें तो मुझे लग रहा है पूरा देश और प्रदेश अखबार खाली रह जाएगा। अखबार खाली हो जाएगा। मैं पूरी तरह से, और मेरा ये मानना है, कई बार इतनी अच्छी खबरें, तुम देखते हो मेरा अखबार, और इतनी अच्छी खबरें आती हैं कि हम लोग कर नहीं सकते, और उसके बाद मेरे कानपुर से कई फ़ोन आ जाता है कि चित्रकूट से लगनी चाहिए, तो मैं कह देता हूँ नहीं, लगेगी तो राजापुर से, लगेगी तो पहाड़ी से, और उनका नाम भी जाएगा, क्योंकि मेरा ये बाई नाम जो है, बाई लाइन खबर है। ये अब कैसा हो गया है? मतलब जब मैं आपके दौर पे था, मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ा करता था, विकास श्रीवास्तव की बाई लाइन आई है, अब बाई लाइन का कोई मतलब रह गया है? बाई लाइन का क्रेज खत्म हो गया, या आपने अब डाइवर्ट कर दिया आंचलिक पत्रकारों को, तो ये सम्मान दिया आपने? हाँ, लेकिन मुझको ये भी लगता है कि बाई लाइन बड़े अखबार वाले जो हैं,
वो एक तरह से बाई लाइन, मैं एक पत्रकार का नाम न लूँगा, यहाँ के नहीं है, मालदा के हैं, लेकिन उनके साथ ये बड़ी बड़ी वो थी कि कभी फील्ड में जाते नहीं थे, लेकिन जब उनकी रिपोर्टर की खबर आ जाती थी तो वो फ़ोन कर देते थे कि ये मेरे नाम से जाएगी, बाई लाइन जाएगी। तो ये शोषण का बहुत बड़ा वो है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर गाँव वाला अपनी खबर भेजता है तो कम से कम उसके आसपास के लोगों को ये तो पता होना चाहिए, और वो अखबार लेके इस बात से अपने घर वालों को दिखाए तो कि देख मेरा नाम छपा है। यही हम दे सकते हैं। और अगर इसमें भी हम चोचले कर जाए, इसमें भी थोड़ा सा कोताही कर जाए, तो क्या है उनके पास? बताओ ना, क्या है उनके पास? बहुत बड़ा सवाल है ना। अच्छा, और क्या समझ में आता है, मतलब जैसे बात इतनी सारी हो गई पत्रकारिता को लेकर के, संदेश क्या देना चाहेंगे? क्योंकि विषय तो बहुत बड़ा है, इसे बात इतना करें कम है, बट आखिर निचोड़ क्या निकल कर आया? आपकी ज़िंदगी का क्या निचोड़ है? 25 साल की पत्रकारिता का क्या निचोड़ है? मैं इस स्थिति में अपने को नहीं पाता हूँ कि मैं किसी को संदेश दूँ, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मैं हमेशा सीखता हूँ, हमेशा हर व्यक्ति से सीखता हूँ। मैंने कई लोगों के साथ काम किया और उनके चीज़ों को ग्रहण किया, सीखा, और मुझे लगता है अभी तुमसे भी मैं सीखता रहता हूँ कि यार अनुज जो है, हर व्यक्ति हर चीज़ ऑल इन वन कैसे बन जाता है। मैं ये भी मानता रहता हूँ कि यार कैसे ये हर चीज़ कर लेता है, मैं तो नहीं कर पाता। तो मैं हर चीज़ सीखता हूँ। मुझे ये भी लगता है कभी कभी कि मैं लोगों से शायद बहुत पीछे हूँ, क्योंकि आज मैं देखता हूँ बहुत सी चीज़ें समस्या बनती हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, मेरा नाम कहीं नहीं आता, मुझे लोग जानते नहीं, तो मुझे लगता है यार मुझे कोई जानता ही नहीं है। कि तुम जैसे लोग आ जाते हो तो कहते हैं यार आप तो बहुत बड़े वो हैं। तो मैं अभी तक असमंजस की स्थिति में लोगों को संदेश क्या दूंगा, लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ अपने साथियों से, अपने दोस्तों से, और जो पत्रकारिता में आने की कृपया पत्रकारिता न करिए। ये मैं बिल्कुल इस बात को कहता हूँ कि पत्रकारिता अगर आपके अंदर रहे तो आप पत्रकारिता न करिए, क्योंकि पत्रकारिता, आप पत्रकारिता के नाम पर पत्रकारिता को, या तो पत्रकारिता को अपनाइए तो मेरी तरह फक्कड़ हो जाइए, या तो पत्रकारिता ना करिए। आप ये, अब मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि पत्रकारिता ना करिए, क्योंकि पत्रकारिता करिए तो फिर खराब, तो पत्रकारिता करिए तो सपने न भूलिए, क्योंकि सपने आपका पीछा करेंगे, और सपने जब पीछा करेंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। ठीक है, तो ये बात है कि जो बात विकास जी ने यहाँ पे बताई है, एक एक लाइन सुनने लायक है। और अगर पत्रकारिता के आप नए स्टूडेंट हैं, आप खाटी पत्रकार बनना चाहते हैं, तो आप विकास श्रीवास्तव जी की इन बातों को कभी भूलिएगा मत। और हो सकता है कि इन बातों से आपको कई प्रेरणादायी जो बातें हैं वो भी निकल कर आएँ। तो ये चीज़ थी जो हमने बातचीत के दौरान टटोलने का प्रयास किया विकास जी से। विकास जी के बारे में एक बात और बता दूँ कि ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी जो आंचलिक पत्रकारों को सम्मान देने की बात है, उसको ये मुखरता से उसे निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और ऊंचे पदों पर बैठे या ऊंचे ब्रांडों पे नौकरी कर रहे पत्रकारों को भी ध्यान देना होगा कि आंचलिक पत्रकार जो पत्रकारिता की रीढ़ है, उसे कैसे मजबूत बनाया जाए। फिर मिलते हैं किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसने मैं एक बात और कहना चाहूँगा, चीज़ें लिखी हो। हाँ, एक बार और कहना चाहूँगा कि बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, और तुमने बात की तो फिर से मिलेंगे, कभी फिर मिलेंगे। और बहुत सी चीज़ ऐसी बताऊँगा कि जो लोगों को ये कुछ ऐसा भी था ना कि बिना बताए भी मैं आ गया ना, मज़ा भी आएगा, और मेरा समय भी हो रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं ग्राउंड जीरो के साथ।